इस वीडियो में मैं आपसे इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जुबिलेंट फूडवर्क्स। बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर जुबिलेंट फूडवर्क्स का भी क्या करें। पिछले 5 साल में तो 200% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में नेगेटिव 26% का रिटर्न दिया है। तो गाइस मेरी बात सुन लो कि आपको क्या लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स जो पिज़्ज़ा का काम करती है, आपको क्या लगता है कि अगले 2-3 साल में क्या लोग पिज़्ज़ा खाना ही बंद कर देंगे? आप ये सोचिए, जब हमारी पॉपुलेशन जो यंगर एज पॉपुलेशन है, 25 से 35 ईयर्स की हमारी मीन एवरेज पॉपुलेशन है, वो क्या पिज़्ज़ा खाना बंद कर देगी? आप सोचिए दिवाली के टाइम या दिवाली की छुट्टियों के टाइम आपने कितनी बार पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रहेगा बाहर से, डोमिनोज, उधर से, पिज़्ज़ा हट से। तो गाइस ऐसा नहीं है, आपको बिज़नेस समझना है। अगर आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है कि और बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी और बिज़नेस का ग्रोथ आपको दिख रहा है, तो गाइस उसमें इन्वेस्टेड रहिए स्टॉक्स में। और इन्वेस्टेड ऐसा ये मत सोचिए कि मैं ये लेवल पे बाय कर रहा हूँ, ये लेवल पे सेल कर दूंगा, ऐसा मत सोचिए। आप एक स्टॉक इन्वेस्टर के जैसा सोचिए, एक ट्रेडर के जैसा मत सोचिए। वॉरेन बफे ने सही कहा है कि अगर मैं इस स्टॉक में पैसा डाल दूँ और 10 साल तक स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाए तो भी मुझे डर नहीं लगना चाहिए। तो गाइस वैसे ही कंपनीज़ को आपको ढूंढना है, वैसे ही आपको अपने बिजनेस माइंडसेट बनाना है और वैसे ही आपको इन्वेस्ट करना है। ट्रेडर के जैसे इन्वेस्ट करके यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेच दिया, उससे पैसा नहीं मिलेगा, उससे रातों की नींद चली जाएगी और कुछ नहीं होगा। बस चलिए दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला स्टॉक है अदानी विल्मर। जी हाँ, अदानी विल्मर ने पिछले 1 साल में 140% का रिटर्न्स दिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अदानी विल्मर के बारे में आपकी क्या राय है? तो ये सुन लीजिए, एफएमजीजी में सबसे बड़ी कंपनी अभी अदानी विल्मर बन चुकी है। पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर थी, लेकिन अभी उसको भी ओवरटेक करके आज की तारीख में अदानी विल्मर सबसे बड़ी एफएमजीजी कंपनी हो गई है और वो बहुत सारे लोगों को टक्कर देने वाली है। आप ब्रिटानिया पकड़ लीजिए, डाबर पकड़ लीजिए, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सबको टक्कर देने वाली है अभी अदानी विल्मर। और एक ग्रोथ हंगर है अदानी विल्मर के सब कंपनीज़ में। अदानी की सब कंपनीज़ में एक ऐसे चाह है कि हमें ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के बहुत भूखे लोग हैं। तो इसलिए एक अदानी विल्मर एक अच्छा स्टॉक है। अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। ये मत देखिए कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए अभी गिर जाएगा, ऐसे मत सोचिए। अगर बिज़नेस में इंटरेस्ट है, बिज़नेस समझ में आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टेड रहिए। अगर बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है तो भले ही कितना अच्छा ही रिटर्न्स क्यों ना दे, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिज़नेस को समझना चाहिए। तो चलिए अभी एफटीएक्स के बारे में आपको खबर देता हूँ। एफटीएक्स आपको सुना ही होगा न्यूज़ ने कि इस कंपनी अभी ये बैंकरप्ट हो गई है। क्रिप्टो करेंसी वाली जो कंपनी थी, जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने को लोग इन्वेस्टर्स को अलाउ करती थी, वो आज बैंकरप्ट हो गई है क्योंकि कुछ बहुत सारे फ्रॉड्स के न्यूज़ आए हैं सामने। तो गाइज़ मैं वही बोलता हूँ आपको कि अगर आपको समझ में आ रहा है क्रिप्टो करेंसी क्या है, कोई एसेट हो गया है, करेंसी नहीं है। क्रिप्टो एसेट अभी उसका नया नाम हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी होती तो एक बार ठीक है, अभी लोग उसे एसेट के जैसे दिखता है। अगर आपको एसेट को समझना है तो आपको ये समझना रहेगा कि वो एसेट करता क्या है। जैसे कि आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर आपको देखना है कि वो शेयर एक एसेट हो गया, वो शेयर्स क्या करते हैं, यानी कि वो कंपनी क्या करती है, यानी कि आप कंपनी का बिजनेस समझते हो। क्रिप्टो करेंसी का कोई बिजनेस ही नहीं है, बस लेन देन करने की एक चीज़ है। कोई भी 100 लोग आके कोई भी प्राइस सेट कर देते, वो प्राइस पे वो पहुंचा देते, पंप एंड डंप स्कीम कर देते। और एफटीएक्स के क्रिप्टो करेंसी के एक एग्जीक्यूटिव्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी बैंक फ्रॉड्स किए अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो इसलिए गाइस मैं वही बोलता हूँ कि जिस बिज़नेस में आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ सादा बिज़नेस में समझ में आ रहा है कि आप घर में कोई भी 4 चीज़ें ढूंढ लो कि हाँ भाई मैं ये 4 चीज़ें रोज़ यूज़ करता हूँ, तो क्या ये अच्छी कंपनीज़ है, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर, जैसे कि टूथब्रश ले लो, टूथपेस्ट ले लो, कोलगेट ले लो। आप प्योरिटी यूज़ करते हो घर पे, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी है। आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, आप एक्सेल यूज़ करते हो। तो आप जो डेली यूज़ करते हो प्रोडक्ट्स, उसकी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि आपको उसका बिजनेस समझ में आ रहा है। कुछ मालूम ही नहीं है और आप सिर्फ भीड़ जैसे चल रही है वैसे आप भीड़ के दिशा में चले जाओगे तो आपका लॉस ही होगा गाइस। अगली न्यूज़ है टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अभी ये न्यूज़ आया कि सेंसेक्स का जो पूल है उसमें से डॉक्टर रेड्डी को निकाल दिया जाएगा और टाटा मोटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर टाटा मोटर्स सेंसेक्स में ऐड हो गई तो जो पैसिव फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से एक बहुत सारा इन्फ्लो टाटा मोटर्स में आ सकता है और स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि अभी पिछले 3-4 दिन में स्टॉक एकदम नीचे गया है, लेकिन जब इसमें पैसा पंप किया जाएगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग के द्वारा तो बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है लोगों को। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने में 6% से भी बढ़ा है, लेकिन ये न्यूज़ अभी आई है। तो गाइज़ अगर आपको विश्वास है, आप ये सोच के मत पैसे डालना टाटा मोटर्स की कि भाई चलो सेंसेक्स में जाने वाला है, स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ेगा। ये सोच के बिल्कुल भी आप पैसे मत डालना। आप ये सोचो कि क्या आपको टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक का बिज़नेस अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिक के बिज़नेस में 80% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। तो आप ये सोच के अगर पैसे डालोगे तो स्टॉक प्राइस अगर 10% 20% नीचे भी चली गई तो भी आपको रातों की नींद हराम नहीं होगी, आपको चैन से नींद आएगी क्योंकि आपको मालूम है अपने बैक ऑफ द माइंड में कि टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, उसका इलेक्ट्रिक का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी इलेक्ट्रिक में सोलर का जो है उसका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन टाटा मोटर्स के सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक कार्स टाटा मोटर की सबसे ज़्यादा है और एकदम अच्छी रेंज वाली है, तो आपको कन्विक्शन आएगा। तो इसलिए टाटा मोटर्स के शेयर में आप तभी बाई कीजिए जब आपको बिज़नेस समझ में आए और आपको कन्विक्शन हो। फिर बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर येस बैंक के शेयर के बारे में आपकी क्या राय है? येस बैंक ने एकदम अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 34% का रिटर्न दिया है। क्या 100, 200, 300 रुपये अपने ऑल टाइम हाई जो मैक्स है उसका उधर पहुंच सकता है क्या? तो गाइस मेरा एक आपसे सिंपल सवाल है
कि अभी IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस देखिए 55 है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक के NPS मतलब जो NPS रहते हैं, जो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया उसका नंबर येस बैंक से भी कम है, ठीक है। तो अगर येस बैंक 100 पे पहुंच गया तो IDFC फर्स्ट बैंक तो उससे पहले 100 पे पहुंच जाना चाहिए ना। तो गाइस ऐसे तुरंत नहीं बढ़ता है। आप सब जानते हो कि मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में खुद इन्वेस्टर हूँ, मेरा करीबन 68% प्रॉफिट है IDFC फर्स्ट बैंक में। आप सोच नहीं सकते, मैंने जब बॉटम पे था ना, आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। मेरे को याद है 45 के प्राइस पे मैंने 40 के प्राइस में 45 के प्राइस में खरीदा हुआ था। आप ये देखो, ये बॉटम, हाँ एक्जैक्टली 45 के प्राइस में खरीदा हुआ था मैंने, और एकदम टॉप पे 56 के प्राइस में मैंने बेचा था। तो मेरा IDFC में बहुत बेचा, मतलब पूरी होल्डिंग्स नहीं बेची है, सिर्फ आधी होल्डिंग्स बेची है, क्योंकि मैं कुछ 80% मेरा पोर्टफोलियो का होल्डिंग IDFC में था, क्योंकि मैं इतना कन्विक्शन था मेरा IDFC बैंक में कि मुझे मालूम है कि भाई ये प्रॉफिट देगी, मतलब क्यों नहीं देगी, क्योंकि बैंक इतनी अच्छी है, उसके NPS नंबर नहीं है। ये जो CEO वी वैद्यनाथन जी, उसने जब टेक ओवर किया उसके बाद से बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, इसलिए मैंने 80% अपना पोर्टफोलियो IDFC फर्स्ट बैंक में डाला था। वॉरेन बफेट जो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ 3 से 4 स्टॉक चाहिए जिसमें आपको फुल कन्विक्शन हो, लेकिन किसी की भी इतनी नॉलेज नहीं रहती कि 3 से 4 स्टॉक वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ढूंढ पाए और उसमें एंट्री कर पाए, इसलिए लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक का 67% प्रॉफिट हुआ है और ITC में मुझे 100% का प्रॉफिट हुआ है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया उसका, वो शॉर्ट्स का नाम है विच स्टॉक इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल इन माय पोर्टफोलियो, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, और ऊपर आई बटन पे भी लिंक किया हुआ है मैंने, तो जाके देख लीजिए कि IDFC फर्स्ट बैंक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS में कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में भी और पैसों के टर्म्स में भी। तो गाइस वो जाके चेक कर लेना। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मुझे ये सवाल आता है कि सर सुज़लॉन एनर्जी का क्या है, बताइए हमें। सुज़लॉन एनर्जी ने पिछले 1 साल में 27 से 30% का रिटर्न दे दिया है। तो गाइस आप समझिए, सुज़लॉन एनर्जी एक बैंकरप्ट कंपनी है, उसका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, उसके रेवेन्यूज़ पॉजिटिव में आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट ही नेगेटिव में है। तो आप क्या ही करोगे, आप ये उसके कॉम्पिटिटर्स देख लीजिए। सुज़लॉन एनर्जी के टाटा पावर एक कंपनी है, अदानी पावर है, रिलायंस पावर है, वो सब आप कॉम्पिटिटर्स देखना है। सुज़लॉन एनर्जी को कच्चा चबा जाएंगे ऐसे लोग अगर मार्केट में उतरे तो। सुज़लॉन एनर्जी, आप ऐसे कंपनीज में पैसा ही मत डालिए। आपको चाहिए तो आपको इतना ही है तो 100 रुपये इसमें डाल के देख लीजिए, और फिर आप 2 साल बाद आप समझ जाएंगे कि आपको 100 रुपये निकालने को भी नहीं आएंगे, वो उसकी वैल्यू ही कौड़ियों में हो जाएगी। तो अगर आप 10,000 डालने से पहले 100 रुपये डाल दीजिए, फिर आपको समझेगा कि क्या वैल्यू है सुज़लॉन कंपनी की। और ऐसे पेनी स्टॉक्स की कुछ पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे, जैसे कि TTML आप देख लीजिए, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो अपना 52 वीक्स हाई भी तोड़ दिया है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। 52 वीक्स ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे नहीं बोल रहा, 1 साल का जो ऑल टाइम हाई है उसका 52 वीक्स हाई बोलते हैं, उधर ब्रेक आ चुकी है, और उसने अपना R3 रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है। उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया, जो वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो देख लीजिए। कुछ ऐसे अच्छे पेनी स्टॉक्स होते हैं। अभी वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, उसको एक गवर्नमेंट का पुश मिलने वाला है। कौन सा पुश, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिलीज़ किया है अपना टेलीकॉम ड्राफ्ट 2022 का बिल, उसमें वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को डुओपोली नहीं चाहिए, जियो और एयरटेल ही नहीं चाहिए। अगर 3 कंपनीज अपने टेलीकॉम सेक्टर में रही तो कंपटीशन अच्छा होगा, इसकी वजह से कस्टमर्स को प्राइस अच्छी मिलेगी। इसलिए अगर गवर्नमेंट का ही पुश है कि भाई हमें 3 कंपनीज रखनी है, अभी इसमें पावर सेक्टर में आपको क्या ही पुश मिलेगा गवर्नमेंट से। मैं समझ सकता हूँ कि सोलर एनर्जी का एक टारगेट है इंडिया का, लेकिन आप ये भी समझिए ना कि कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पावर सेक्टर में, जो सुज़लॉन से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में है ही नहीं कोई कंपनी, 2 ही तो कंपनी है। अभी आप इस पावर सेक्टर में देखें तो कितनी सारी कंपनी है, तो इसलिए आप ऐसा मत समझिए सुज़लॉन एनर्जी में पैसा मत डालिए। मेरी राय ये है, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह रहता मैं तो नहीं डालता, बाकी आपकी सब मर्ज़ी है। अगले स्टॉक की न्यूज़ है रेल विकास निगम। तो दोस्तों, इस स्टॉक में ये न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का अनाउंसमेंट किया है, और रेलवे बजट 17% से वो बढ़ाने वाले हैं, उसका भी अनाउंसमेंट किया है। तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा रेल विकास, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी रेलवे कंपनीज को जा सकते हैं, लेकिन ये रेल विकास निगम एक गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो वो सोचेगी कि क्यों गवर्नमेंट कंपनी को क्यों ना दिया जाए, मतलब घर का पैसा घर में रहेगा और एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा कंपनी को और शेयर होल्डर्स को। तो गाइज़ हो सकता है कि रेल विकास निगम को एक अच्छा सा बूस्ट मिल सके। तो जो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रही है। वैसे भी उसने 1 साल में 80% का प्रॉफिट दे दिया है, तो आप किधर जा तो नहीं रहे हो, मतलब प्रॉफिट में हो, लॉस में तो हो नहीं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे जा रहा है। तो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है और शायद से और भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। अगली न्यूज़ है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इसका ये आया है कि अभी वो ऑफ़र फॉर बायबैक ऑफ़र एक डिक्लेयर करने वाले हैं नवंबर के 23 या 25 नवंबर को। तो उसमें हम ये समझेगा कि टेंडर ऑफ़र से रिलीज़ करने वाले या अपनी सादी ऑफ़र ओपन ट्रेड से लेने वाले। अगर टेंडर ऑफ़र से लिया तो उसमें क्या होता है कि एक सेट प्राइस फिक्स की जाती है, जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रही है 138, तो कंपनी वाले एक सेट प्राइस फिक्स कर दे, जैसे कि 150 रुपये। तो जिसको 150 रुपये में शेयर्स देने हैं वो 150 रुपये में शेयर्स टेंडर कर सकता है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को। लेकिन अगर ओपन ट्रेड में अगर उन्होंने बाय बैक लिया, यानी कि डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट से उन्होंने उठाए शेयर्स लेना, तो उसमें आपको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो करंट प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मतलब उस दिन पे जो प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस में वो एक बाय बैक कर लेते हैं। तो गाइस यही है इस हफ्ते की स्टॉक्स न्यूज़। प्लीज़ ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।